स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योर्स के आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज तो सुन ली होंगी, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टार्टअप की फेलियर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ताकि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस साइड को भी जान सके और इस स्टार्टअप के फेलियर से आप कुछ ना कुछ सीख सके। फ्रंट रो स्टार्टअप नॉन एकेडमिक स्किल्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज बनाता था, जो अक्टूबर 2023 में बंद हो गया। फ्रंट रो ने टोटल $18 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी और इन पॉपुलर स्टार्स ने भी फ्रंट रो कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो आखिर वो क्या रीजन थे जिनकी वजह से फ्रंट रो स्टार्टअप फेल हो गया? फ्रंट रो की शुरुआत 3 दोस्त ईशान प्रीत, सुखजीत शर्मा और निखिल राज ने नवंबर 2020 में करी थी, जब इन तीनों दोस्तों को इंडिया में हॉबी बेस्ड ऑनलाइन कोर्स बनाने का आइडिया आया, जिसमें इंडस्ट्री के लीडर्स की ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस को एज अ ऑनलाइन कोर्स की तरह मार्केट में बेचने वाले थे। इनको $3 मिलियन की फंडिंग शुरुआत में ही मिल गई थी, जिस कारण से इन्होंने शुरुआत में ही 3 कैटेगरी में कोर्सेज को लॉन्च कर दिया था, वो भी इंडस्ट्री लीडर्स आर्टिस्ट के साथ, जो की थी कॉमेडी, सिंगिंग और क्रिकेट के जॉनर में। इन कोर्सेज में इन्होंने आर्टिस्ट की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस को एज अ ऑनलाइन कोर्स बनाकर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में इनके कोर्सेज के लिए मार्केट का रिस्पांस काफी अच्छा था, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से इनके इस नए कंसेप्ट को मासेस की रीच मिल गई थी और कोविड की वजह से घर बैठे लोग अपने टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ न कुछ नया ढूंढ रहे थे, जिस कारण से इनके ये तीनों नए कोर्स मार्केट में एक बहुत बड़ा हिट साबित हुए, जिस वजह से इनका रेवेन्यू $1 मिलियन पहुंच गया था। पर इसके बाद ही अचानक इनकी ग्रोथ रुक सी गई। लोगों ने नए कोर्सेज को खरीदना बंद कर दिया और इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होना बंद हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि इनकी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस कंज्यूमर को ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा पैसा और टाइम खर्च करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रही थी। और इनके पहले 3 सेलिब्रिटी कोर्सेज से इनको ये फीडबैक भी मिल चुका था कि कंज्यूमर लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस को चाहता है और डिटेल्ड क्लासेस के लिए ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद ही इन्होंने मार्केट से $13 मिलियन की फंडिंग को रेज किया, ताकि ये नए कोर्सेज को लॉन्च कर सके और अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा इंटरेक्टिव और लाइव के लिए तैयार कर सके। इसके अलावा इनका अच्छा खासा अमाउंट मेंटर्स को भी जा रहा था, बिकॉज इनके जितने भी कोर्सेज थे वो मार्केट लीडर्स के थे, जिस वजह से उनकी पेमेंट और उनके चार्जेस भी हाई थे। अब जैसे ही इनको $14 मिलियन की फंडिंग मिली, इन्होंने इस सारे अमाउंट को कंपनी की ग्रोथ में लगा दिया। सबसे पहले इन्होंने 400 लोगों की नई टीम बनाई, ताकि ये नए कोर्सेज को लॉन्च कर सके। इसके बाद इन्होंने $600 का एक नया कोर्स लॉन्च किया, जिसमें ये 6 महीने तक लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की सर्विस को ऑफर कर रहे थे। और नए सेलिब्रिटी फेसेस के साथ 10 नई कैटेगरी में इन्होंने कोर्सेज को लॉन्च किया और 300 नए कोर्सेज पर काम करना शुरू कर दिया। और इन सब की वजह से ही एक बार फिर ये नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में सफल हो गए। ये सब करने के बाद के पहले 3 महीनों में ही इनका रेवेन्यू $1 मिलियन पहुंच चुका था और उस साल इनका रेवेन्यू टोटल $4 मिलियन तक पहुंच गया था। इस ग्रोथ को देखते हुए इनकी कंपनी को एक एक्विजिशन का ऑफर भी मिला था, पर इनके फाउंडर्स ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको लगता था कि ये ग्रोथ फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी। बट एक बार फिर हाइपर ग्रोथ वाले फेज के बाद इनको नए कस्टमर्स का मिलना बंद हो गया और इनका रेवेन्यू ग्रो होना भी बंद हो गया। और ये सब भी तब हुआ जब मार्केट में फंडिंग का विंटर चल रहा था। जो इन्वेस्टर्स थे वो स्टार्टअप्स में अब आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा सोच समझकर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स पर और उन स्टार्टअप्स पर ही पैसा लगा रहे थे, जिनका फ्यूचर काफी ज्यादा स्टेबल था, जिस वजह से इनके लिए अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना और अपनी इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद इन्होंने अपने 90% स्टाफ को कम कर दिया और कम से कम एक्सपेंस करने के लिए और कंपनी को ज्यादा टाइम तक सर्वाइवल मोड में बनाए रखने के लिए इन्होंने नए कोर्सेज पर काम करना भी बंद कर दिया था। और इनकी लास्ट बची हुई 35 लोगों की टीम लास्ट ऑप्शंस को ट्राई कर रही थी, ताकि ये कंपनी को बचाए रख सके, जिसमें ये अपने कंपनी के कंटेंट को भी बेच रहे थे और अपनी टीम को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी बेचने की कोशिश कर रहे थे। पर जब लास्ट में इनका कोई भी तरीका काम नहीं आया, तो फाइनली 2023 में इन्होंने अपने बचे हुए 20% कैपिटल को अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया और अपनी कंपनी को बंद कर दिया। फ्रंट रो कंपनी के फेलियर के मेनली 4 बड़े रीजंस थे, जिसमें से पहला था मार्केटिंग एक्सपेंसेस। फ्रंट रो कंपनी अपनी मार्केटिंग पर काफी ज्यादा खर्च कर रही थी। जब फ्रंट रो कंपनी अपनी ग्रोथ के पीक पर थी, तब फ्रंट रो कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंस था वो उनके रेवेन्यू का 100% पहुंच चुका था। यानी कि 100 रुपए की मार्केटिंग करके फ्रंट रो कंपनी बस 100 रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी और इतनी बेकार हालत में किसी भी कंपनी का सर्वाइव कर पाना नामुमकिन होता है। फ्रंट रो कंपनी की दूसरी बड़ी मिस्टेक थी अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को प्रॉपर्ली ट्रैक और मैनेज न करना। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कंपनी को एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है और कंपनी को एक
यूनिट को सेल करने के लिए कितना ज्यादा मार्केटिंग पर खर्च करना पड़ता है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि एक यूनिट के ऊपर जितनी भी चीजें कंपनी में होती हैं उसको कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स माना जाता है। और कोर्सेज में पर कोर्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उस कोर्स को कितने लोगों को बेचना पड़ेगा, ये सब यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। यूनिट इकोनॉमिक्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर अक्सर लोग इसको गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के साथ ही जोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। फ्रंट रो जब अपनी कंपनी के ग्रोथ के पीक पर था तब उसका कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन माइनस का 250% था। ये वो अमाउंट होता है जब आप किसी भी चीज के सेलिंग प्राइस से उसके वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। ये एटलीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर तो आना ही चाहिए। अगर ये उससे कम आता है तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है। पर फ्रंट रो का केस में तो माइनस का 250% था और अगर इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड भी कर देते हैं तो ये लगभग माइनस का 300% चला जाएगा। यानी कि फ्रंट रो कंपनी को 100 रुपए की सेल करने के लिए 300 रुपए के एक्सपेंसेस करने पड़ रहे थे और इस माइनस के 300% में से माइनस का 180% तो अकेले मार्केटिंग की कॉस्ट ही थी। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रंट रो कंपनी की जो यूनिट इकोनॉमिक्स थी वही असलियत में प्रॉब्लम आ रखी थी और अगर कंपनी इसको पहले ही ट्रैक कर लेती तो शायद कंपनी अपने आने वाले इस फेलियर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती और इसके लिए तैयार हो जाती। और यहाँ से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिट इकोनॉमिक्स किसी भी कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए कितना ज्यादा जरूरी फैक्टर होता है। फ्रंट रो की फेलियर का तीसरा कारण था कि फंडिंग मिलने के बाद ही फ्रंट रो कंपनी ऑल आउट ग्रोथ मॉडल पर चली गई। किसी भी कंपनी के पास एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का पैसा रिजर्व में पड़ा होना चाहिए ताकि अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो कंपनी एटलीस्ट नो ग्रोथ मॉडल पर सर्वाइव कर सके। पर फ्रंट रो कंपनी के केस में जैसे ही इनको फंडिंग मिली ये हाइपर ग्रोथ के मॉडल पर चले गए और बहुत जल्दी नए नए कोर्सेज को लॉन्च करने लग गए और एक बहुत बड़ी टीम बना ली जिसको मैनेज करने में इनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने लगी। फेलियर का चौथा रीजन था स्किल बेस्ड और हॉबी बेस्ड कोर्सेज के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाना। देखो, हॉबी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अक्सर आप अपने फ्री टाइम में करते हैं और बस टाइम को स्पेंड करने के लिए करते हैं। बट स्किल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मॉनेटरी आउटकम या फिर इकोनॉमिक आउटकम के लिए करते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब हॉबी बेस्ड कोर्सेज के लिए लोग ज्यादातर अमाउंट पे करना नहीं चाहते क्योंकि बाय नेचर हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है, कोई इसमें प्रो नहीं बनना चाहता और स्पेशली तब जब ये ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में बिजनेस अच्छा काम करता है बट स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए लोग ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्स को करने के बाद उनकी जो मार्केट में वैल्यू होती है वो बढ़ती है और वो अपने सर्विस के चार्ज को इंक्रीज कर पाते हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मैं वीडियो एडिटिंग की कोर्सेज को खरीदूंगा ताकि मैं अपनी एडिटिंग को अपग्रेड कर सकूं और मार्केट में अपने चार्जेस को बढ़ा सकूं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है और यहीं पर फ्रंट रो ने बहुत बड़ी गलती करी। वो हॉबी बेस्ड कोर्सेज में और स्किल बेस्ड कोर्सेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। लोग ये सोचकर कंफ्यूज हो गए कि जो कोर्सेज फ्रंट रो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोफेशनल्स के लिए है या फिर बस उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड में बस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ऑल्दो जो फ्रंट रो के फाउंडर्स हैं उनका ये कहना है कि जो उनका इनिशियल गोल था वो 101 ऐसे कोर्सेज बनाने का था जो मार्केट में लीडर हो और जो वैल्यू फॉर मनी भी हो और अगर वो इसी विजन के साथ चलते ना तो उनकी कंपनी जरूर सक्सेसफुल होती, पर उनका ये विजन कंपनी के ग्रोथ के साथ कहीं खो सा गया। इसके अलावा एक और कंपनी है अपस्टॉक्स। ये कंपनी फेल तो नहीं हुई पर इस कंपनी ने सिर्फ 2 साल में 550 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च कर दिए जिस मार्केटिंग का उसको एक भी रुपए का रिटर्न नहीं मिला, जिसकी केस स्टडी आपको इस वीडियो पर क्लिक करके मिल जाएगी और मैं आपसे वही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।